आज के अखबार। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का डेली मॉर्निंग न्यूज शो आज के अखबार में हूं मानव देव रावत। तारीख है 23 अक्टूबर 2024, बुधवार की सुबह है। चमकीली सुबह है, धूप बड़ी प्यारी निकल रही है, मैं अपने सामने देख सकता हूं। और मेरे सामने जिस तरह से धूप है उस तरह से मेरे सामने कई सारे अखबार भी हैं और अखबार पे मुझे दिख रही हैं अलग अलग हेडलाइंस जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले जो हेडलाइन मुझे दिख रही है वो द हिंदू अखबार में दिख रही है। हेडलाइन है, मोदी मीट्स पुतिन, ऑफर्स हेल्प टू एंड कन्फ्लिक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिक्स देशों के 16वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस के हेरिटेज शहर कजान पहुंचे और ब्रिक्स से इतर भी उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उनसे बायलैटरल मीटिंग की। रूस और यूक्रेन संघर्ष में शांति और स्टेबिलिटी का समर्थन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस स्ट्रगल को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए और भारत इसके लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्दी से जल्दी वापसी का पूरा समर्थन करता है। पिछले 3 महीनों में उनकी दूसरी रूस यात्रा है। यह बताता है कि दोनों देशों के बीच में कितना करीबी समन्वय और गहरी मित्रता है। बैठक के दौरान पुतिन ने रूसी भाषा में मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे बीच ऐसे संबंध हैं कि पीएम मोदी को पुतिन की बात समझने के लिए अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा यह भी है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कजान में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी मुलाकात की है। अगर अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ूं तो मुझे द स्टेट्समैन अखबार में एक हेडलाइन नजर आती है। हेडलाइन है, बंगाल गवर्नमेंट सेट्स अप टास्क फोर्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन मेडिकल कॉलेजेस। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कल राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि राज्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को इंश्योर करेगी और साथ में उनकी सर्विस की क्वालिटी में भी सुधार करेगी। सरकार ने एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी है और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर से इस टास्क फोर्स के गठन का वादा किया था, जिस वादे को ममता ने पूरा किया। चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। होम सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी राजीव कुमार, हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा इसका हिस्सा होंगे। इस टास्क फोर्स में सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के भी 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। स्टूडेंट की तरफ से 1 महिला रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट लेवल कंप्लेंट रेजोल्यूशन कमेटी से 1 प्रतिनिधि होगा। देखिए, टास्क फोर्स के 6 टास्क अगर आप समझें तो जो बेसिक है आप समझ लीजिए। वो पहला है कि स्टेट लेवल टास्क फोर्स स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, जैसे कि ऑन ड्यूटी रूम, वॉशरूम, पीने के पानी की सुविधा और सीसीटीवी सर्विलांस का सिस्टम कितना बेहतर है उस पर टास्क फोर्स ख्याल रखेगी। दूसरा, टास्क फोर्स स्टेट रन हॉस्पिटल में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की निगरानी करेगी। इसमें मोबाइल पुलिस की सर्विलांस टीमें भी शामिल होंगी। साथ ही टास्क फोर्स जो है एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन और पैनिक बटन सिस्टम, सेंट्रलाइज रेफरल और रियल टाइम बेड की मौजूदगी के सिस्टम को मॉनिटर करेगी। साथ ही टास्क फोर्स सिक्योरिटी ऑडिट, आंतरिक शिकायतों और बाकी संबंधित समितियों के कामकाज की भी निगरानी करेगी। इसके अलावा एक चिंताजनक खबर है जो कि एक तूफान से जुड़ी है। टेलीग्राफ अखबार के फ्रंट पेज पर हेडलाइन है, कोलकाता ब्रेसेस इटसेल्फ फॉर दाना ड्रेंच। अंडमान सागर से उठा चक्रवर्ती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये गुरुवार यानी 25 तारीख को उड़ीसा के पुरी और पश्चिम बंगाल के दीघा समेत कई कोस्ट इलाकों में टकरा सकता है। मौसम विभाग ने इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और भारी बारिश की आशंका जताई है। इसलिए दोनों राज्य सरकारों ने कल से ही जो कोस्ट वाले इलाके हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं, उन्हें खाली कराना शुरू कर दिया है। ओडिशा के स्पेशल रिलीफ ऑफिसर देवरंजन सिंह के मुताबिक तूफान 24 अक्टूबर की आधी रात को या फिर 25 की अल सुबह पुरी तट से टकराएगा। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा है कि पुरी से 3000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। होटल की बुकिंग भी 4 दिन तक रोक दी गई है। पूरे शहर में सन्नाटा है। हालांकि कार्तिक स्नान के लिए आई बाकी 5000 महिलाओं को नहीं हटाया गया है। वहीं देखिए, कल तूफान तो एक और उठा जिसमें जान माल की हानि भी होती हुई नजर आई। ये तूफान उठा था वक्फ बिल की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में। पायनियर अखबार में एक बड़ी ही शानदार हेडलाइन है। यूं तो पायनियर एक अंग्रेजी अखबार है, मगर उसने इस मामले के लिए जो हेडलाइन ली है वो ली है, कल्याण बनर्जी को गुस्सा क्यों आता है। तो वक्फ बिल पर कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक हो रही थी, जहां पे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर भी दे मारी। अखबारों की माने तो पीटीआई के मुताबिक उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की ओर भी फेंकी, लेकिन वो बच गए।
बनर्जी के इस बर्ताव पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नियम 347 के तहत उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है और 9/7 से वोटिंग के बाद उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। बनर्जी बैठक छोड़कर चले गए। बोतल तोड़ने से बनर्जी के अंगूठे और उंगली में चोट लगी है, उन्हें फर्स्ट एड दिया गया, 4 टांके भी लगे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी और टीएमसी सांसद के बीच जिस दौरान ये तीखी नोकझोंक हो रही थी, उस वक्त कई रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों समेत कई जानी मानी हस्तियां इस मीटिंग में सुझाव देने के लिए मौजूद थीं। दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पर हेडलाइन है, अदानी के स्वामित्व वाली अंबुजा ने ओरिएंट सीमेंट को खरीदा। अदानी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट सीके बिरला ग्रुप की ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का 8100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। अंबुजा सीमेंट ओसीएल की कुल 46.8% की हिस्सेदारी प्रमोटर से खरीदेगी और 26% हिस्सेदारी शेयर धारकों से लेगी। अखबार लिखता है कि इस अधिग्रहण के बाद अदानी समूह की सीमेंट की कुल परिचालन उत्पादन क्षमता 9.74 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। कंपनी मार्च 2025 तक ये क्षमता 10 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक ले जाना चाहती है। ओसीएल हर साल 85 लाख टन सीमेंट जो है बनाता था और कंपनी के पास 81 लाख टन के तैयार प्रोजेक्ट हैं। कंपनी के पास छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लाइमस्टोन माइंस भी हैं। अच्छा, इसके अलावा द हिंदू अखबार में मुझे भारतीय इकोनॉमी से जुड़ी एक खबर नजर आ रही है। हेडलाइन है, IMF रिटेन्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ 7% फॉर FY25। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जो GDP है उसकी ग्रोथ का अनुमान 7% तक ही बरकरार रखा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान भी 6.5% पर ही बरकरार रखा है। इससे पहले आईएमएफ ने जुलाई में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी का ग्रोथ 0.20% बढ़ाकर 7% किया था। तब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.5 बताया था। ये तो बात रही आईएमएफ की, लेकिन 9 अक्टूबर को आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो एस्टिमेशन है वो 7.2% पर रखा है। वहीं अगस्त में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% किया था। तब वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारतीय इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी है, जो सबसे तेज रही। देखिए, अगर आपको भी इस खबर में सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े सुनाई दे रहे हैं और वो आंकड़े आपको समझ में नहीं आते, तो देखिए मैं आपको जरा सा समझा देता हूं कि जीडीपी दरअसल क्या होता है। जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए एक बेहतरीन मानक है और आप इसको यूं समझिए कि भारत की जीडीपी में जितने % की ग्रोथ होगी, भारत की इकोनॉमी उतनी ज्यादा मजबूत होगी। बाकी आप अगर इस खबर को पूरा पढ़ना चाहें तो आ सकते हैं द हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पर। वहीं खेल जगत से जुड़ी एक खबर ने द ट्रिब्यून अखबार के फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन बनाई है, ब्लो टू इंडिया CWG प्रोस्पेक्ट्स एज हॉकी एंड रेसलिंग ड्रॉप्ड। तो साल 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो को मिली है। ग्लासगो ने हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, क्रिकेट, शूटिंग, टेबल टेनिस, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, बीच वॉलीबॉल, रग्बी सेवन्स को अपनी सूची से हटा दिया है। ये खेल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं होंगे। इन खेलों से बाहर होने के साथ ही भारत की मेडल की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। ग्लासगो गेम्स में सिर्फ 10 खेल होंगे। अब देखिए, खेलों को कम करने की वजह दरअसल मेजबानी से जुड़ी है। इन गेम्स की जो मेजबानी है शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को मिली थी, लेकिन बढ़ती लागत के कारण उन्हें इससे हाथ खींचना पड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने एक रिप्लेसमेंट मेजबान खोजने के लिए कड़ी मशक्कत की और आखिर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो को मेजबान चुना गया। हालांकि लागत कम रखने के प्रयास में गेम्स छोटे दायरे में आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को खेलगांव की बजाय होटलों में ठहराया जाएगा। सिर्फ 4 वेन्यू जो हैं उन पर इवेंट्स होंगे। सुविधाओं की कमी के कारण कई खेलों को बाहर करने का फैसला किया गया है। गेम्स का जो 23वां संस्करण था साल 2026 में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। ग्लासगो 12 साल बाद एक बार फिर इन खेलों की मेजबानी कर रहा है और इसी को लेकर दैनिक भास्कर अखबार में एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनर है, अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। दैनिक भास्कर अखबार के 10वें पन्ने पर है। हेडलाइन बता देता हूं, उसकी हेडलाइन है, कॉमनवेल्थ जो खेल हटे उनमें हमें 50% मेडल। और इसी रिकमेंडेशन के साथ आज के अखबार में वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर होगी मुलाकात ताज़ा अखबारों ताज़ा खबरों के साथ। सुनते रहिए आज तक रेडियो।